चंपारण के जनसुराज के कद्दावर नेता डॉक्टर मंजर नसीम की समाज सेवा का नतीजा है कि नरकटिया विधानसभा क्षेत्र की जनता वर्ष 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव में उन्हें चुनावी समर में उतरने का न केवल प्रेरित किया है, बल्कि बुनियादी सुविधाओं यथा सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा के प्रति विश्वास भी जताया है। इसी का नतीजा है कि जनसुराज नेता डॉक्टर मंजर नसीम ने जनसुराज की टिकट पर चुनाव लड़ने का फैसला लिया है और उन्होंने पब्लिक पावर न्यूज के पत्रकार सुनील गुप्ता द्वारा लिए गए इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया। सुराज नेता डॉक्टर मंजर नसीम मोतिहारी में पूरे पूर्वी चंपारण की जनता का इलाज करते हैं, गरीब लोगों की भरपूर मदद भी करते हैं, जिसका अच्छा प्रभाव नरकटिया विधानसभा क्षेत्र पर दिखता है। लोग उनके प्रति काफी आकर्षित है। वैसे भी डॉक्टर मंजर नसीम नरकटिया विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं। जब उनसे पत्रकार सुनील गुप्ता ने पूछा कि आपकी पार्टी नई पार्टी है, क्या क्षेत्र में जनाधार बना है, इस प्रश्न के जवाब में उन्होंने राजद प्रमुख लालू प्रसाद एवं भाजपा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राजनीति की पोल पट्टी खोली। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बेरोजगारी सर चढ़कर बोल रही है, वोट बैंक की बात बेमानी है, लोग जनसुराज को विकल्प के रूप में अपना चुके हैं, चुनाव आने दीजिए, साफ साफ नजर आ जाएगा। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं और सुनते हैं। नमस्कार, मैं सुनील गुप्ता। आज हम चंपारण के नामचीन ख्याति प्राप्त चिकित्सक डॉक्टर मंजर नसीम साहब के क्लिनिक पर उपस्थित हैं। मोतिहारी में चर्चा है कि डॉक्टर मंजर नसीम साहब पूर्वी चंपारण के नरकटिया विधानसभा क्षेत्र से जनसुराज की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। बिहार विधानसभा के 2025 के चुनाव में नरकटिया विधानसभा क्षेत्र में क्या कुछ हुआ नहीं हुआ, कई लोग विधायक हुए, विकास कार्य हुआ या नहीं हुआ और लोगों की क्या जन समस्याएं हैं, डॉक्टर नसीम मंजर के नज़र से वो हम जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार। नमस्ते जी, आप बताया जाए कि नरकटिया विधानसभा क्षेत्र में आप जनसुराज की टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो पहले से नरकटिया विधानसभा क्षेत्र में महागठबंधन एनडीए का वोट बैंक है। आपकी पार्टी नई पार्टी है, आपकी पार्टी का पदार्पण बिहार में हुए बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ है ना, ऐसी स्थिति में जनाधार आपने बना लिया है। जो सवाल आप कर रहे हैं उसका हम उचित जवाब दे रहे हैं आपको। इस बिहार की जो राजनीति में पिछले 35-40 सालों से चल रहा है, उसमें बीजेपी के डर से लालू प्रसाद को वोट देते लोग आए हैं, एक बहुत बड़ा वर्ग है। वैसे ही एक और वर्ग है जो लालू के डर से बीजेपी को वोट देता आ रहा है। ये करीब 55% वोटर्स ऐसे हैं जो भय से या डर से वोट देते हैं। उनको किसी पार्टी से बहुत लगाव नहीं है, ना उनके कार्यकलाप से वो खुश हैं। तो ये जो वर्ग है ये एक विकल्प के तलाश में है, और विकल्प वैसा हो जो किसी परिवारवाद में विश्वास न रखता हो, जो किसी व्यक्तिवाद में विशेष न रखता हो, विश्वास न रखता हो। वो विकल्प ऐसा हो जो सही मायने में बिहार की विकास की परिकल्पना के साथ आ रहा हो और पढ़े लिखे लोग हो उसमें, उसके पास एक डेफिनेटिव विजन हो। तो वैसे पार्टी की तलाश में यहाँ की जनता पहले से थी, और विकल्प न होने के कारण वो कहीं ना कहीं भय और डर के कारण वोट देती आ रही थी। अब जब जनसुराज आ गया है तो लोगों ने ये महसूस किया है कि हमें अब एक बढ़िया राजनीतिक विकल्प मिल गया है जो औरों से बेहतर है। और आप समझ लें, एक उदाहरण दे रहा हूं, एक गंभीर बीमारी है किसी को, डॉक्टर ने कहा कि हमने सारी दवाई तरकीब इस्तेमाल कर ली, कोई फायदा नहीं हो रहा। एक तरह से समझ लीजिए कि सारी दवाएं जो समझ लें कि मान लीजिए वो एक्सपायर दवाएं है, अब उनसे फायदा होना नहीं है। तो डॉक्टर एक दिन आपको ये कहता है कि अरे देखो एक नई दवा आई है, रिसर्च होके आई है, अभी तक यूज नहीं हुई है, इससे फायदा हो सकता है। तो आप क्या करेंगे, वो एक्सपायर ही दवा लेंगे या नया दवा ट्रायल करेंगे? सुनील जी, आप बताइए हमको। सबसे पहले ये बताएं कि आपने कहा कि नरकटिया विधानसभा क्षेत्र की जनता विकल्प की तलाश कर रही थी, विकल्प नहीं मिल रहा था, इसलिए एनडीए और महागठबंधन के पक्ष में जा रही थी। अब उसको जनसुराज विकल्प के रूप में मिल गया है। तो महागठबंधन के कौन कौन आधारभूत
और एनडीए का कौन कौन आधारभूत जनसुराज के साथ जुड़ा है, शिक्षा और साक्षरता की स्थिति आपके समक्ष है। कितने लोग साक्षर हैं, कितने लोग पढ़े लिखे हैं नरकटिया विधानसभा क्षेत्र में, यह देखते हुए आप ये बताएं। देखिए, हम उसमें नहीं जाएंगे आधारभूत क्या है। वोट की राजनीति जो लोग करते हैं, जाति की और धर्म की राजनीति करते हैं, वो समाज के हितों में नहीं है वो बात, न देश के हित में है। इसलिए हम नहीं मानते हैं कि कोई जो अच्छी तरह से राजनीति होती है उसमें कोई धर्म या जाति या कोई बिरादरी का वोट बैंक होता है। जो व्यक्ति इससे ऊपर उठ के राजनीति करता है उसके साथ समाज हो जाता है, और एक ये परिकल्पना ही नहीं है, ये एक प्रूवन फैक्ट है। और आपने जो कहा कि यहाँ साक्षरता कम है, हम ये मानते हैं कि साक्षरता भले कम है, लेकिन यहाँ पे हर दूसरा व्यक्ति राजनैतिक रूप से बहुत परिपक्व है। आप कहीं बैठ के देख लें, वो राजनीति की बात करता है, वो चर्चा करता है। चाय की दुकानों पे, पान की दुकानों पे, खेतों खलिहानों में देख लें, लोग चर्चा करते हैं, राजनीतिक बात करते हैं, भले उनकी साक्षरता कम है। उस साक्षरता का जो कम रेशियो है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? वही लोग जिम्मेदार हैं जो आज तक बिहार पर शासन करते आए हैं। चचा भाई, छोटा भाई, बड़ा भाई, चचा भतीजा बीजेपी के साथ, आरजेडी के साथ नीतीश जी शासन करते हैं 20 सालों से। क्या फायदा हुआ है बिहार का? आप बताइए हमको। यहाँ फैक्ट्रियां लगी हैं जो बंद पड़े थे, चीनी मिल चालू हुए हैं। यहाँ पर हर जिले में एम्स और आईजीएमएस के ब्रांचेज, एक्सटेंशन ब्रांचेज खुले हैं। मेडिकल कॉलेजों का यहाँ हर जिले में, डिग्री कॉलेजेस का बात हुआ है कभी? लोगों की रोजगार बढ़ाने के लिए क्या बात हुई आज तक? मैं देख रहा हूं कि हर पंचायत में 2000 बच्चे बेरोजगार पड़े हुए हैं। इस पे कभी बात हो रही? आप वोट बैंक की बात कर रहे हैं, वो सब बेमानी हो जाती है। जब ये युवा जाग जाएगा, जो हजारों की संख्या में बेरोजगार युवा हैं हर पंचायत में, जिस दिन ये जाग जाएंगे, इनकी सारी जो ये ध्वस्त हो जाएगी, इनकी जितनी समीकरण की बात करें या वोट बैंक की, ये सब हवा हो जाएंगी। वर्ष 2020 में बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ था और वहां से डॉक्टर शमीम अहमद नरकटिया विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीते और राज्य में सरकार बनी थी, उसमें कानून मंत्री बनाए गए थे। तो आपके क्षेत्र में पिछले 5 वर्षों में कुछ विकास कार्य हुआ, जिन अपेक्षाओं पर लोगों ने उनको वोट दिया था, उन अपेक्षाओं पर पूर्व मंत्री खरा उतरे? आपके इस सवाल के 2 अंश हैं। पहले वाले अंश पे आते हैं। आपने पूछा कि उन्होंने जीत दर्ज की और कानून मंत्री बनाए गए। तो जब नीतीश जी आरजेडी के साथ गठबंधन में यहाँ सरकार बनाए थे, ये 2015 की बात है, ठीक है। बीच में उन्होंने गठबंधन से अलग होकर बीजेपी के साथ सरकार चलाया। फिर 2020 में बीजेपी के साथ चुनाव जीते थे, लेकिन थोड़े दिनों बाद फिर से वो आरजेडी के साथ चले गए और उस 1.5 साल के कालखंड में आरजेडी के कोटे से 24 मंत्री बनने थे। उस 24 मंत्रियों में जो हाई प्रोफाइल मंत्रालय है, उस हाई प्रोफाइल मंत्रालय अगर क्या नाम है शमीम अहमद को मिला होता तो लगता कि हाँ, इनकी राजनीतिक हिस्सेदारी इस क्षेत्र की एक उसकी वाजिब भागीदारी मिली हो। क्या मिला उनको? लॉलीपॉप। आप राजनीतिक लोग हैं, आप जानते होंगे कि मंत्रालयों का भी प्रोफाइलिंग होता है, हाई प्रोफाइल, लो प्रोफाइल। ये झुंझुना है। गन्ना मंत्रालय, कानून मंत्रालय, ये सब छोटे मंत्रालय होते हैं जिसका जनता से ज्यादा सरोकार नहीं होता है। उस मतलब पार्टी के जो मुखिया हैं, पहले लालू यादव होते थे, अब उनके बेटे तेजस्वी यादव हैं। तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री होते हुए 4 बड़े हाई प्रोफाइल मंत्रालय अपने पास रखे थे। मैं नाम गिना दूं: हेल्थ मिनिस्ट्री, रोड कंस्ट्रक्शन, शहरी विकास विभाग एंड ग्रामीण कार्य मंत्रालय। ये चारों हाई प्रोफाइल और बड़े मंत्रालय।
क्या ये नहीं हो सकता था कि उसमें से एक बड़ा मंत्रालय शमीम अहमद को दे देते? उस व्यक्ति के साथ मैं उनसे राजनीतिक तौर पे सहमत नहीं हूं, फिर भी उसके हक की बात कर रहा हूं। उसके पार्टी में ही उसकी अनदेखी हुई, उसकी पार्टी में ही उस व्यक्ति को बहुत तुच्छ समझा गया, झुनझुना पकड़ा दिया गया। एक ऐसा मंत्रालय जो किसी तरह से उस व्यक्ति को के लायक मुनासिब नहीं था। 5 वर्ष में विकास का बात समझिए, वहां आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। उस बेचारे को तो आवाज उठाने भी नहीं दिया गया। उस बेचारे की इतनी भी हैसियत नहीं है कि वो कह सके कि नहीं, हमें ये नहीं, हमें कुछ बढ़िया मंत्रालय दो ताकि हम अपने क्षेत्र और समाज के लिए कुछ कर सकें। ये भी हैसियत नहीं है। आप क्या जीतने हारने की बात करते हैं? समय बलवान होता है। उस वक्त कोई विकल्प नहीं था। अगर ऐसे ही लोगों में चुनाव होना है तो उसमें लोगों को लगा कि अरे जब यही है तो चलो इसी को देते हैं। लेकिन अब वो परिस्थिति नहीं है। अब लोग उससे आजिज आ गए हैं, तंग आ गए हैं। 10 साल लगातार दूसरे सवाल के जवाब पे आते हैं। 10 साल का एक कालखंड बहुत बड़ा होता है। एक लड़का व्यस्त हो जाता है, बेरोजगार हो जाता है, और जो बेरोजगारों की जो तादाद है उसमें बढ़ोतरी हो जाती है। और एक रोजगार, वो व्यक्ति जो मंत्री का आप बात कर रहे हैं, उन्होंने एक रोजगार किसी को नहीं दिया, आवंटन किया, ना ही क्षेत्र में कोई विकास का काम हुआ। आप घूम करके देख ले, 3 प्रखंड हैं, कहीं डिग्री कॉलेज नहीं है, कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं है। सड़कों का ये हाल है कि आप गाड़ी से चलेंगे, कोई मोटरसाइकिल से, कोई पैदल, सब बराबरी चलते हैं। इस कदर बदहाली है। आप मनकटवा से आगे चले जाएं, उस तरफ में, घोड़ासन के तरफ में, आपको पता चल जाएगा। आप एक गढ़ी गांव में जाके देख लीजिए, मुरली गांव में देख लीजिए, उस मंत्री के बगल के सब गांव है, वहां क्या हालत है। रात में ठोकर लग जाएगी, आपका नाखून उखड़ जाएगा, औंधे मुंह गिर जाएंगे, नाक से खून आ जाएगा। ये 10 साल, उसमें कई बार, इस 10 साल में उस पार्टी को कई बार मौका मिला, मतलब क्या कहते हैं, सत्ता में आने का, निकलने का। ये एक खेल चल रहा है, ये सत्ता का खेल चल रहा है सुनील जी, और जनता मूर्ख बन रही है। और ये अब एक बार बिहार का एक बेटा निकला है जो देश और विदेश में बहुत अनुभव रखता है, योग्य है, उसके पास राजनीतिक समझ है, और उसने एक अपने इन सारे अनुभवों से एक अपना जो निकाला है कि हम कैसे इस बिहार को इस दलदल से बाहर निकाल करके देश के अग्रणी राज्यों में ला करके खड़ा कर दे। ये विजन लेकर के प्रशांत किशोर इस पार्टी की कल्पना लेकर के आए हैं, और पूरे प्रदेश से योग्य, पढ़े लिखे और ईमानदार लोगों को जमा करके एक पढ़े लिखों की एक समूह बनाया है, जहां पे परिवारवाद नहीं होगा, जहां पे व्यक्तिवाद नहीं होगा, जहां पे क्षेत्रवाद नहीं होगा। 2025 में आप चुनाव लड़ेंगे, जनसुराज के भावी प्रत्याशी के रूप में आपने क्षेत्र का दौरा किया है। यदि आपने किया है तो लोगों का फीडबैक क्या है? लोग बहुत निराशा में हैं, लोग हताशा में हैं, निराश हैं, मायूस हैं। उनको लग रहा है कि अब यही जिंदगी है, यही विकास है। उनको ये नहीं लगता है कि हमारा भी दिन बेहतर होगा। इसके लिए यही लोग जिम्मेदार हैं जो बार बार जीत करके सत्ता में आ जाते हैं, करते कुछ नहीं है। तो अब उन हमारे क्षेत्र के जनता के बीच एक आशा की लहर आ रही है, एक उन्हें उम्मीद सा दिख रहा है, उनके अंदर एक अब जज्बा दिखने लगा है कि हाँ, हम लोग की भी जिंदगी बेहतर हो सकती है, हमारे बच्चों को भी रोजगार मिल सकता है, हमारे बच्चों को बेहतर सुविधाएं मिल सकती हैं, स्वास्थ्य की सुविधाएं बेहतर हो सकती हैं, शिक्षा के लिए बेहतर संस्थान खुल सकते हैं, हमारे आवागमन के लिए बेहतर सड़कें हो सकती हैं। ये अब उन्होंने इमेजिन, जो उनके इमेजिनेशन में था, उनको लगता है कि समय आ गया है, अब ये हकीकत हो सकता है। हम भी देश के दूसरे राज्यों की तरह अपने राज्य को आगे ले जा सकते हैं, जहां सिर्फ मजदूरों की फैक्ट्री ना हो, यहां से लोगों को बाहर जाना ना पड़े। क्या वो दिन नहीं हो सकता है जब बाहर से लोग, गुजरात और महाराष्ट्र से लोग आकर के यहाँ रोजी रोजगार करें? क्या इस तरह की परिकल्पना नहीं कर सकता है बिहारी? तो यही
जन स्वराज उस परिकल्पना को ले आया है कि हम अपने राज्य की, हम अपने लोगों की स्थिति इतनी सुदृढ़ करें ताकि बाहर वाले आकर के भी कहें कि नहीं, हमें बिहार में भी जाकर के अब रोजी रोजगार करना चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस मुलाकात के लिए। आपने महत्वपूर्ण समय दिया। आभार। और कई सवालों का बड़ी बेबाकी से आपने जवाब दिया। हम अपने दर्शकों को आपकी कही हुई बात बताएंगे।